जी मैम। तो आज का प्रेजेंटेशन करेंगे फरहतुन्निसा एंड उनका टॉपिक है आयनाइजिंग रेडिएशन। स्टार्ट। हाय एवरीवन। आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं सैयदा फरहतुन्निसा आप सबसे आयोनाइजिंग रेडिएशन के कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें हम बताएंगे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन का हिस्ट्री क्या है, फिर इसके सोर्स को देखेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन के कितने अक़साम होते हैं ये देखेंगे, हमारी सेहत पर क्या असर होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, फिर देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने क्या रिस्पॉन्स किया आयोनाइजिंग रेडिएशंस के लिए। अब अगर इसकी हिस्ट्री पे नज़र डालें तो इसकी जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है वो शुरुआत हुई थी 1895 में, जिसको स्टार्ट किया था विल्हेम रॉन्टगिन ने। जब जब ये कैथोड रेज़ के मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तब इन्होंने देखा कि रोशनी की एक किरण आ रही है। रोशनी की कुछ किरणों पर इनका ध्यान गा गया। जब वो पास गए तो इन्होंने पाया कि वो किरणें बेरियम प्लैटिनो साइनाइड की कोटिंग वाली स्क्रीन से आ रही है। मज़ीद एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने फर्स्ट फ़ोटो लिया अपनी वाइफ़ के हैंड का, जो कि बिल्कुल स्केलेटल स्ट्रक्चर दिखा रहा था। क्योंकि ये किरणें अननोन थी, इसीलिए इन्होंने इसको नाम दिया एक्स-रे। इसके बाद मज़ीद 1896 में डिस्कवर किया यूरेनियम साल्ट को, और इन्होंने बताया कि ये यूरेनियम साल्ट सिमिलर रेस इमिट करती है। इसके बाद मैरी क्यूरी ने भी 1898 में डिस्कवर किया पोलोनियम और रेडियम को, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इतने हार्मफुल है कि इतनी इसकी जो रेडिएशन होती है इतने हार्मफुल होती है कि मैरी क्यूरी की डेथ भी इन्हीं रेडियो एक्टिव वर्क जब वो कर रहे थे उसी वजह से हुई थी। अब इसका सोर्स देखेंगे कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस के सोर्सेस क्या है। हमारे एनवायरनमेंट में और ह्यूमन बॉडी में कुछ कॉमन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होती हैं, नेचुरली अकर करती हैं। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो है कंटिन्यूअसली आयोनाइजिंग रेडिएशंस इमिट करती है। जो रेडिएशंस आउटर स्पेस से हो और या फिर कंटिन्यूअसली अर्थ से रेडिएट होती हो और नेचुरल सोर्सेस से हो, उसे हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नेचुरल रेडिएशंस है रेडॉन, इंटरनल टेरेस्ट्रियल, कॉस्मिक, ये जो है ये सारे नेचुरल रेडिएशंस है, और इसका परसेंटेज बता रहा है 82%। और ये जो मैन-मेड रेडिएशंस है, मैन-मेड यानी कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि हम मेडिकल फील्ड में एक्स-रेज़ का यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर पावर्स का की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फिर न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग जो होती है, इन वजहों से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है। इसीलिए इसको आर्टिफ़िशियल रेडिएशन भी कहा जाता है, आर्टिफ़िशियल आयोनाइज़िंग रेडिएशन भी कहा जाता है, या फिर मैन-मेड रेडिएशंस भी होते हैं, मैन-मेड रेडिएशन सोर्सेज़ भी कहते हैं। ये तो इसका जो परसेंटेज है वो 18% है। अब देखेंगे कि एक्चुअल में रेडिएशन होता क्या है? रेडिएशन यानी कि एनर्जी का इस तरह रिलीज़ होना कि वो वेव की फ़ॉर्म में स्प्रेड हो जाए। एनर्जी का इस तरह रिलीज होना कि वो वेव की फॉर्म में स्प्रेड, वेव की शक्ल में स्प्रेड हो जाए। अब ये जो रेडिएशंस होते हैं क्यों होती हैं? कोई भी लोअर लेवल एनर्जी हायर लेवल एनर्जी, कोई भी मैटर जो है अगर हायर लेवल एनर्जी पे है तो वो लोअर लेवल एनर्जी पे आने की कोशिश करता है, यानी कि वो अनस्टेबल है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। वो जब स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो अपनी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज जब वो एनर्जी रिलीज करता है वो वेव की फॉर्म में स्प्रेड हो जाती है। तभी इसी यही सारा प्रोसेस रेडिएशन है। अब ये रेडिएशन लो लेवल रेडिएशन भी होता है और हाई लेवल रेडिएशन भी होता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं लो लेवल रेडिएशन का एक एग्जांपल हमने लिया है सेल फोन रेडिएशन, और एक अगर लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोवेव्स। ये जो रेडिएशंस है ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आएंगी।
यानी कि सेल फ़ोन्स, माइक्रोवेव्स जैसे की वजह से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं, वो लो लेवल रेडिएशंस जो है आयोनाइज़िंग रेडिएशन में आएँगी, और हाई लेवल रेडिएशंस जो है आयोनाइज़िंग रेडिएशन में आएँगी। ये जैसे कॉस्मिक रेज़ है और एक्स रेज़ है, इन इनसे जो रेडिएशन इमिट होगा वो आएगा आयोनाइज़िंग रेडिएशन में। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अच्छे से आ आ रही रही है। है। कंटिन्यू। समझ आ रहा है? पूरा हाँ, आ रहा समझ, है समझ। सब कुछ समझ है। हाँ, अब आयोनाइज़िंग रेडिएशन पढ़ रहे हैं तो एक नज़र डालते हैं इसकी डेफ़िनिशन पे। एक्चुअल में आयोनाइज़िंग रेडिएशन होता क्या है? आयोनाइज़िंग रेडिएशन यानी कि ऐसा रेडिएशन जिसमें एबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करके आयन क्रिएट करने की। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, तो यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में ये ऑर्बिट है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जब इस पे रेडिएशन होगा, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह रिमूव कर देगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वजह से क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि आयन क्रिएट हो गया। हेलो? हेलो, बाकी के लोग जवाब दीजिए जब आपको फर्क पूछ रहे हैं। हेलो। हाँ, यानी कि आयन क्रिएट हो गया। आयन क्रिएट, तो ये मतलब हुआ क्या, आयोनाइजिंग रेडिएशन हुआ। किस तरह, एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और आयन क्रिएट हुआ, इस तरह आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया। अब देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन की 4 टाइप्स होती हैं: अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन एंड न्यूट्रॉन। अब देखेंगे कि अल्फा रेडिएशन होता क्या है। अल्फा रेडिएशन कंसिस्ट करता है अल्फा पार्टिकल को, जिसका स्पीड जो है, फर्क, आपका वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। अभी ठीक है मैम? अब ठीक है, कंटिन्यू। हेलो? अब ठीक है, कंटिन्यू। अल्फा रेडिएशन जो है, जिसका एनर्जी और स्पीड दोनों हाई होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होता है। इसका कॉम्पोजिशन हीलियम एटम की तरह सेम होता है। अल्फा पार्टिकल क्या करता है, किसी भी मैटर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से इसका रेंज जो है बहुत शॉर्ट होता है, यानी कि ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और ये अल्फा पार्टिकल को जो है, हम लोग अगर स्टॉप करना चाहे तो शीट ऑफ पेपर से भी, पेपर की एक शीट से भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर इसका रेडिएशन इफेक्ट देखें तो अल्फा रेडिएशन का जो एक्सटर्नल रेडिएशन इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, जबकि इंटरनल रेडिएशन इफेक्ट देखें तो बहुत हाई हो जाता है। यानी कि जब ये किसी जिस्म में दाखिल हो जाता है तो इसका इंटरनल रेडिएशन इफेक्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, एक्सटर्नल रेडिएशन इफेक्ट बहुत कम होता है। अब आएंगे बीटा पे। तो बीटा रेडिएशन जो है कंसिस्ट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बीटा पार्टिकल पे कंसिस्ट करता है। और इसमें होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स पे मुश्तमिल होता है। ये बीटा रेडिएशन, बीटा पार्टिकल क्या करता है, अम, हमने अल्फा में देखा है कि अल्फा पार्टिकल जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है एयर को या फिर वाटर जैसे मैटर्स को इजीली एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन बीटा पार्टिकल क्या करता है, अल्फा की तरह इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता। इस वजह से अल्फा के मुकाबले बीटा रेडिएशन क्या होता है, ज्यादा ट्रैवल कर सकता है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, और इसे रोका जा सकता है ए फ्यू मिलीमीटर थिक शीट, एल्यूमिनियम की शीट से भी इसको रोका जा सकता है। एल्यूमिनियम की शीट, कुछ मिलीमीटर्स की एल्यूमिनियम शीट से इसे रोका जा सकता है। अगर इसका आयोनाइजिंग इफेक्ट देखें तो ये लेस आयोनाइजिंग है अल्फा पार्टिकल के मुकाबले। अब देखते हैं गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन यानी कि ना ये अल्फा की तरह होता है ना बीटा की तरह, क्योंकि अल्फा और बीटा में हमने क्या देखा था, अल्फा रेडिएशन
जो है अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट कर रहा था, बीटा रेडिएशन में हमने देखा कि वो बीटा पार्टिकल कंसिस्ट कर रहा है, लेकिन गामा रेडिएशन जो है किसी भी पार्टिकल पे मुश्तमिल नहीं होता। ये क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में। और ये किसी भी मैटर मैटर को इजीली पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट यानी कि उससे इजीली गुजर जाता है। इस वजह से ये ज्यादा सफर तय करता है, यानी कि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है बीटा के मुकाबले, और अल्फा के मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। और ये जो गामा रेडिएशन है, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं हेवीली मटेरियल से, जैसे कि लीड है। अब देखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है, नाम से ही ज़ाहिर है फ्री, कि इसमें ये अनचार्ज्ड पार्टिकल्स है, ये कंसिस्ट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एनर्जी और स्पीड पे। ये क्या करता है, बहुत जल्दी न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर देता है और बहुत बेयरली एब्जॉर्ब्ड होता है। हमने अल्फा में देखा था कि वो क्विकली एब्जॉर्ब्ड हो रहा था एयर में, बीटा में देखा कि अल्फा के मुकाबले बीटा क्विकली एब्जॉर्ब मतलब लेस एब्जॉर्ब्ड होता है वो। फिर गामा में देखा कि ये एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि पेनिट्रेट हो जाता है। हम अब न्यूट्रॉन में देख रहे हैं कि ये क्या करता है, न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करता है और बेयरली यानी कि बमुश्किल एब्जॉर्ब्ड होता है एयर में। और दे डोंट काउज आयोनाइजिंग रेडिएशन डायरेक्टली, और इसे रोका जा सकता है लीड से। अब अगर हम इसके हेल्थ इफेक्ट देखें, आयोनाइजिंग रेडिएशन के हम अगर हेल्थ इफेक्ट देखें, तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन से ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये हमारे सेल्स को, टिश्यूज को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिससे हमें कैंसर, हेयर लॉस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इवन इससे डेथ भी होती है, इवन इससे डेथ भी हो जाती है। जब कोई सेल आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से डैमेज हो जाता है, तब 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि सेल खुद को रिपेयर करता है, फिर सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये डैमेज सेल को रिपेयर नहीं करता, बल्कि मिस रिपेयर्ड हो जाता है। ये मिस रिपेयर्ड होने की वजह से क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये रेडिएशन सेल को पूरी तरह डैमेज कर देता है, जिसके नतीजे में इस सेल का कोई वजूद ही नहीं रहता, यानी कि सेल डेथ हो जाता है। रेडिएशन नंबर ऑफ वेव से हमारी जिस्म को असर करता है। अगर इसका डोज कम है, यानी कि कम मिकदार में अगर रेडिएशन है, तो इसका रेडिएशन का मकदार अगर कम है, तो हमारे जिस्म पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर वही ज़्यादा डोज़ अगर है, डोज़ ऑफ रेडिएशन अगर ज़्यादा है, तो इसका मेडिकल प्रोफेशंस कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसका मेडिकल प्रोफेशंस क्या करते हैं, कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि इसका ट्रीटमेंट किया जाए। देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब ये सेल को डैमेज कर रहा है, तो हमारा डीएनए ये देखिए, इसको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा है। इसको डैमेज कर दिया, इस वजह से कैंसर सेल्स ग्रोथ हो गए। इस तरह हमको कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से। अब डब्ल्यूएचओ का रिस्पॉन्स देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने क्या रिस्पॉन्स किया है आयोनाइजिंग रेडिएशंस के लिए। वर्कर्स, पेशेंट्स और पब्लिक को आयोनाइजिंग रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने एक प्रोग्राम स्टैब्लिश किया, और डब्ल्यूएचओ ने एक प्रोग्राम स्टैब्लिश किया जिन पर वो इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं कि ये रेडिएशंस के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, इसके मैनेजमेंट्स देखते हैं। फिर इन्होंने 2012 में बीबीएस को अडॉप्ट किया। डब्ल्यूएचओ ने 2012 में बीबीएस को अडॉप्ट किया। ये बीबीएस यानी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है, जो कि हमारी सेफ्टी और प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के लिए
क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चरल अप्रोच प्रोवाइड करती है हमें। और डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करंटली वर्क कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बीबीएस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए करंटली वर्क कर रहा है। थैंक्स। चलिए, वेरी गुड फरहत। क्या किसी को कुछ पूछना है? हाँ, प्लीज लोग कुछ पूछिए, कुछ फीडबैक दीजिए। क्या कहना है आप लोगों को? तो अब फरहत, शायद आपको अंदाजा होगा कि आप लोगों का क्लास लेना कितना मुश्किल है। जी मैम। आप बात करे जाके, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही रेस्पॉन्स नहीं ही आता नहीं है है। मैम। हाँ, बस वैसा ही हाल है। चलिए, मैम। किसी का response आना। हाँ, बोलिए। वेरी गुड, ओबेद साहब बोलिए। यस मैम, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था मैम। तो मुझे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है हाँ, पूछिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए। मैम। जो मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन के चलते जो कैंसर का मतलब सिचुएशन आ जाता है, इंसान को कैंसर यहाँ तक कि मर भी जाते हैं, तो उनको कम से कम मतलब कम करने के लिए या उनसे बचने के लिए क्या उपाय ऐसा हम लोग कर सकते हैं? वेरी गुड, फरहत बोलिए। हाँ, आप ही बता दीजिए मैम क्या कर सकते हैं। आप ही बोलिए, आपको जवाब देना है, आप प्रेजेंटेशन किए। तो बताया ना फरहत ने कि किस तरह से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सकता हाँ, है। जैसे अल्फा अगर रेडिएशन है तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पेपर शीट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बीटा करेक्ट। रेडिएशन है अगर, तो उसको हम एल्यूमिनियम की शीट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और गामा और न्यूट्रॉन जैसे रेडिएशंस अगर है तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं किससे? लेड, लेड। लेड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, सही है। तो एक्चुअली तो उबैद साहब, तो अगर आपके पास कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है या लैब है, तो उसको क्या करते हैं, खास ऐसे इसका किस्म का प्रोटेक्शन करते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एक लेड के डब्बे में तो नहीं बैठ जा सकते ना, यस कागज मैम। के साथ, एल्यूमिनियम शीट के साथ। तो उसके वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोजर तो हम लोग एक्सपोज है ही है, राइट। हमें को ज्यादा चॉइस नहीं है, राइट। यानी कि एक्सपोजर तो होता है, तो कई वजह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन खास फॉर एग्जांपल जो लोग ऐसी जगहों में काम करते हैं, राइट, जहाँ पे उन लोग को रोज रोज ऐसी चीजों के साथ काम करना पड़ता है, ऑब्वियसली जरूरी है कि उन लोग अपना किसी तरह से प्रोटेक्शन का करे, राइट। तो उन लोग को प्रोटेक्टिव गियर, राइट, कपड़े ऐसे पहनाए जाते हैं जिससे उनको प्रोटेक्शन होगा। लेकिन एक्सपोजर बिल्कुल होता है, और अभी भी होता है कि जो लोगों को कुछ किस्म के काम जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीआरसी है बॉम्बे में, बाबा एटॉमिक रिएक्टर, राइट। तो वो रिएक्टर रूम में जो लोग काम करते हैं, उन लोग ऑब्वियसली एक्सपोज होते हैं रिएक्शन से, राइट। तो अगर उसमें विमेन है जो प्रेग्नेंट है, तो उनको वहां नहीं बिठाया जाता है फॉर दैट पीरियड, राइट, ताकि उनको एक्सपोजर ना हो।